साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में सभी का स्वागत है। साथियों, हम पिछले लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर का टेंस जो टॉपिक था, इसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने 3 से 4 क्लास है वो प्रेजेंट सिंपल से संबंधित बना लिए। तो दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो सबसे पहले देखें ताकि आगे की जो क्लास है वो आसानी से समझ में आ जाए। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये जाना था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है HV, जैसे कि इज, एम, आर, हेज और हैव, इसके अलावा डू और डज। तो दोस्तों, हम कहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की सहायता करने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो HV है इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। और हमने एक सेंटेंस लिखा था आई एम ए टीचर। तो दोस्तों, हमने ये जाना था कि अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमें आई एम नॉट ए टीचर। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हम इस जो एम है, एम के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है। तो इसका मतलब है ये मेन वर्ब बनकर इस सेंटेंस में आई है। और मेन वर्ब अगर कोई हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब के रूप में हम प्रयोग करें तो अगर इज, एम, आर यहाँ हो तो इनके बाद में डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव सेंटेंस में काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार हमने जाना था कि अगर हैज और हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो हमें उस सेंटेंस में हम डू और डज का इस्तेमाल है वो कर भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही काम हम कर सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस है वो सही होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा था शी हैज ए कार, शी हैज ए कार। अब इसका अगर हमने जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो हो जाएगा हैज शी ए कार, और एक हम बना सकते हैं कि ये सिंगुलर है तो डज शी हैव ए कार। तो हमने दोस्तों ये जाना था कि जो ये डज हेल्पिंग वर्ब है तो दोस्तों हमें अगर हैज और हैव का प्रयोग है मेन वर्ब के रूप में हो रहा हो तो हम डू या डज का प्रयोग है हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों ही ऑप्शन हमारे साथ में पास में होते हैं। ये दोनों ही सेंटेंस क्या सही है, ये हमने दूसरा निष्कर्ष निकाला था। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए डू और डज अगर हमारे सामने मेन वर्ब के रूप में जो हेल्पिंग वर्ब है इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कर लिया जाए तो भी दोस्तों क्या है, इनके साथ में हमें जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया था जो कि जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए तो शी डज हर वर्क, एग्जांपल है शी डज हर वर्क, ये हमने एग्जांपल लिया था। और हमें ये जाना था ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें जो डज है ये मेन वर्ब के रूप में इसमें आई है न कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इसका अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो दोस्तों हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आप देखते हैं डू और डज में से एक होगी तो शी के लिए डज आ गया, डज शी। अब दोस्तों जो मेन वर्ब थी डू थी, डू कोई हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार डज बनाकर इसमें काम लिया गया है तो ये जो ईएस है इसको हमने यहाँ लिख दिया है तो मेन वर्ब है डू हो रहेगी, डू आ गई, डज शी डू हर वर्क। इस प्रकार ये सेंटेंस बन सकता है। तो दोस्तों हम कहते हैं कि जो डू और डज है इनका प्रयोग चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब माने एमवी मतलब मेन वर्ब माने, लेकिन इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें क्या करना है, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज इसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो दोस्तों 3 निष्कर्ष हमारे सामने आए थे कि डू और डज का प्रयोग है करना ही पड़ेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, इन तीनों में अलग अलग कंडीशन हमारे सामने थी। इज, एम, आर का प्रयोग करने पर हेल्पिंग और डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे हम। हैज और हैव का अगर प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो रहा है तो डू और डज का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो ही कोई बात नहीं। और अगर डू और डज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग है वो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा सेंटेंस है वो गलत हो सकता है। तो दोस्तों ये 3 निष्कर्ष है हमने पिछली वीडियो में निकाले थे। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन सी सेंटेंसेस होती है, कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती है जहाँ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का है वो प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग है वो कहाँ करते हैं।
तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसके उपयोग की बात की जाए कि अगर इसका उपयोग है या यूज है वो कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्रिक रखता हूँ। इस ट्रिक का नाम है SURF, SURF। इनसे हम क्या है, इन चीज़ों को आसानी से याद रख पाएंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ एस यानी होता है दोस्तों शेइंग, और इसको हम प्रोवर्ब भी कह सकते हैं, प्रोवर्ब। अभी हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कथन या कोई कहावतें। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सही कथन हो, किसी महान पुरुष का कथन हो सकता है या कोई कहावत हो सकती है, इन कहावतों को दोस्तों कौन से टेंस में काम में लिया जाता है या कौन से टेंस में इनका जो सेंटेंस है वो बनाया जाता है, प्रेजेंट सिंपल में। जैसे मैं कहूँ कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है, या मैं कहूँ कि मतलब फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, एक सेंटेंस ही हो गया। एक मैं कहता हूं कि खाली बर्तन है वो अधिक शोर मचाते हैं, ये भी सेंटेंस हो सकता है। एक मैं कह सकता हूं कि तिलक कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये किसी महान पुरुष का कथन हो सकता है या कोई मतलब कोई कहावत हो सकती है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो मैं देख लेता हूं। तो एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने है, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइज। दोस्तों कहते हैं कि एन एम्प्टी वेसल यानी होता है बर्तन, और मेक्स यानी बनाना या मचाना। तो दोस्तों मेक्स का वैसे अर्थ होता है बनाना, मेक्स यानी बनाना होता है, लेकिन यहां कुछ अलग अर्थ आएगा, मचाना। मोर यानी अधिक, नॉइज यानी शोर, मतलब खाली बर्तन अधिक शोर मचाते हैं। ये दोस्तों ये क्या है, एक कहावत है। क्या है, एक कहावत है। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों मेक्स जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस जुड़ा हुआ है, और जहां एस या एस जुड़ा होगा वहां कौन सा टेंस होगा आपको पता है, प्रेजेंट सिंपल। तो दोस्तों इस प्रकार सबसे पहला सेंटेंस हमें क्या बताता है कि जो कोई कथन हो या कहावत हो तो दोस्तों उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग है वो किया जाता है। अगले सेंटेंस की बात की जाए एग्जांपल की, तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहा हूं मैं। तिलक सेज, तिलक कहते हैं फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। तो दोस्तों क्या होता है, तिलक से, तिलक कहते हैं कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, मतलब स्वतंत्रता मेरा है जन्मसिद्ध अधिकार, मतलब स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कौन कहता है, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों ये जो तिलक है एक महान पुरुष है, और इसका ये क्या है, कथन है। तो ये कथन भी, कोई भी अगर किसी पुरुष का कथन भी हो तो उसे भी हम कौन से सेंटेंस में लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में लेते हैं। या उसमें कौन सा सेंटेंस, आप कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो तिलक सेज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। ये भी देखो, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। तो दोस्तों इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा भी कोई सेंटेंस में लूं तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर होता है, फॉर्च्यून यानी भाग्य, फेवर्स यानी साथ देता है, द ब्रेव यानी बहादुर का, मतलब भाग्य बहादुर का साथ देता है। ये भी दोस्तों ये क्या है, एक कहावत है, मतलब भाग्य बहादुर का साथ देता है। इसके अलावा सेंटेंस की बात की जाए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब ये है कि सभी चमकने वाली, ऑल दैट ग्लिटर्स, सभी चमकने वाली वस्तुएं, इज नॉट गोल्ड, सोना नहीं होती। ये भी क्या है, एक कहावत है, सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसके अलावा भी मैं कह सकता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दोस्तों इसमें भी क्या देखते हैं, मतलब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब अभ्यास ही व्यक्ति को है वो सफल बनाता है। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि जो कथन होते हैं, जो कहावतें होती है, उन कथन और कहावतों को कौन से सेंटेंस में लिया जाता है, प्रेजेंट सिंपल के दोस्तों इसमें टेंस है वो होता है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि जो कथन और कहावतें होती है उनके जो सेंटेंस अंग्रेजी में बनाते हैं तो वो कौन से टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। तो दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले यूज में जो हमारी ट्रिक थी, एस से हमने सीखा, एस से क्या होता है,
कथन और कहावतें। अब हम पढ़ते हैं यू। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, TRUTHS, मतलब जो इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सार्वभौमिक सत्य। तो इसका मतलब क्या होता है, हम बार बार हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है उनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है, और सार्वभौमिक सत्य होता है उनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, सार्वभौमिक, सार्व यानी होता सभी, भौमिक यानी सर्व संपूर्ण भूमि, सत्य मतलब कोई ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे वाक्य जो संपूर्ण भूमि पर, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण धरती पर, तो दोस्तों वो चीज सत्य हो, उसे हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। जैसे मैं कहूं कि आपके सामने हो सकता है कि सूर्य वो किधर पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो दोस्तों आप कहीं भी चले जाएं, सूर्य हमेशा किस दिशा में उदय होगा, पूर्व में होगा, और अस्त कहीं कहाँ होगा, पश्चिम में होगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी कुछ सेंटेंस होते हैं। मैं कहूँ कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर है, वो चक्कर लगाती है। तो दोस्तों इस प्रकार के कुछ सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं कहूं कि 2 + 2 4 होते हैं, तो दोस्तों आप इस ब्रह्मांड में या इस धरती पर कहीं भी चले जाएं, आपको 2 और 2 है वो कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सब जगह क्या होते हैं, मतलब एक ही समान होते हैं, कहीं भी चले जाओ उसमें सत्यता रहती है। तो दोस्तों उसे कहते हैं हमें सार्वभौमिक सत्य। या मैं कहूं कि वुड फ्लोट्स द वाटर ऑन वाटर, मतलब जो लकड़ी है वो पानी में तैरती है। तो दोस्तों आप इस विश्व में कहीं भी चले जाएं, लकड़ी है वो आपके पानी पर तैरेगी ही। तो दोस्तों कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसका सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल है हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका मतलब है कि सूर्य है वो किधर उगता है, ईस्ट में, मतलब सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। इसके अलावा मैं कह सकता हूं, यह भी हो सकता है द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब कि जो सूर्य है वो किधर अस्त होता है, वेस्ट दिशा में, मतलब सूर्य है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इसके अलावा मैं कह सकता हूं द अर्थ यानी पृथ्वी, द अर्थ मूव्स, क्योंकि दोस्तों ये सिंगुलर है, द अर्थ मूव्स राउंड यानी चारों ओर, राउंड द सन, मतलब क्या हुआ, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। इसके अलावा में बात की जाए तो हो जाएगा 2 and 2 मेक्स और मेक 4। तो दोस्तों बात की जाए तो आप कमेंट में बताएं कि इनमें से क्या सही होगा, मेक्स आएगा, मेक आएगा। तो दोस्तों हम कहते हैं कि 2 क्या है, एक तो होता है 1 + 1, ये होता है मतलब ये 2। एक हम कहते हैं कि यहां 2 क्या है, यहां 2 को हम हिंदी में 2 कह सकते हैं, 2। तो ये इनको हम प्लूरल नहीं मानेंगे। यहां 2 क्या है, एक मतलब एक न्यूमेरिकल है, मतलब एक संख्या है। यहां 2 क्या है, एक संख्या है। 2 एंड यानी और 2, ये भी क्या है, वापस एक संख्या है। तो यहां मैं कहूंगी 2 लड़के। तो यहां दोस्तों क्या होता है, हमें गिनती में कह सकते हैं 1 और 2, लेकिन यहां क्या है, ये केवल संख्या आई है, इसके साथ में नाउन नहीं आया, इसलिए दोस्तों ये क्या है, सिंगुलर है। तो दोस्तों ये सिंगुलर हो गई, एंड से जोड़ दिया सिंगुलर। तो दोस्तों सिंगुलर को एंड से जोड़ने देने से जो वर्ब आएगी वो किस प्रकार की आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि सिंगुलर और सिंगुलर जुड़कर क्या हो गए, प्लूरल। तो दोस्तों मेक्स कहाँ आता है, मेक्स आता है जहां वर्ब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है। तो यहां सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो मेक आएगा, क्या आएगा, मेक, न कि मेक्स। तो 2 and 2 मेक 4। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा नंबर 2 था। 1 नंबर हमने पढ़ लिया कि सेइंग और प्रोवर्ब, मतलब कथन और कहावतें होती है, उनको हम प्रेजेंट सिंपल में लेते हैं। नंबर 2 है यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, द सन राइजेज इन द ईस्ट
हमने एग्जाम्पल भी ले लिया। इस प्रकार हमने 4 एग्जाम्पल लेके देखा कि जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कथन जो सार्वभौमी संपूर्ण धरती पर सत्य होते हैं, सब जगह एक समान रूप से उनको मानते हैं। तो दोस्तों ऐसे कथन किस में आते हैं? सार्वभौमिक सत्य, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इनका यूज है वो किया जाता है। अब दोस्तों इसके आगे है आर। तो दोस्तों हमारे सामने नंबर 3 है आर। आर को हम कहते हैं नंबर 3 आर यानी रिपीटेड, REPEATED, रिपीटेड यानी रिपीट होने वाले, रिपीटेड एक्शन या रूटीन, ROUTIN, रूटीन वर्क। तो दोस्तों इसमें हम उन सेंटेंस को या उन वाक्यों को लेते हैं जो रिपीट होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं या रूटीन वर्क होते हैं, मतलब जो बारंबार होते रहते हैं। जैसे कि कोई ऐसा काम जो प्रत्येक संडे होता हो, कुछ ऐसा काम जो प्रत्येक दिन होता हो, कुछ ऐसे काम जो प्रत्येक रात्रि में होता हो, कुछ ऐसे काम जो प्रत्येक माह में होते हो, कुछ ऐसे काम जो प्रत्येक वर्ष होते हो। तो दोस्तों इन्हें हम कहते हैं रिपीटेड वर्क या रूटीन वर्क। तो दोस्तों इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारे सामने सबसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैं बात करूं आई गो टू स्कूल। सबसे सिंपल सेंटेंस है, आपने बार बार पढ़ा होगा, डेली। मतलब है आई मैं जाता हूं स्कूल डेली, मतलब मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। तो दोस्तों आप क्या देखते हैं कि ये एक क्या है, ये एक आपके रिपीटेड एक्शन है, रूटीन वर्क है, आप हमेशा जाते हैं, ये आपका रूटीन है या एक रिपीटेड एक्शन है। इसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे राजू washes his clothes, राजू washes his clothes एवरी संडे। अब देखो राजू washes, राजू धोता है, हिज क्लोथ्स अपने कपड़े, एवरी संडे प्रत्येक संडे, क्योंकि जो बाकी के 6 दिन है उन 6 दिनों में राजू को क्या टाइम नहीं मिल रहा। तो बाकी के 6 दिनों में टाइम नहीं मिलता, वो क्या करता है, प्रत्येक जो संडे आता है उस प्रत्येक संडे को क्या करता है, एवरी संडे यानी प्रत्येक संडे को क्या करता है, वॉशेज धोता है। क्या धोता है, हिज क्लोथ्स यानी अपने कपड़े। अब दोस्तों ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, क्योंकि ये भी एक क्या है, रिपीटेड या रूटीन वर्क है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज यहां बताऊं कि आप सोचोगे क्लोथ्स में ES जुड़ा है, तो एक होता है क्लोथ केवल CLOTH, क्लोथ और क्लोथ्स में क्या फर्क है। तो दोस्तों इनमें अंतर ये है कि जो सबसे बड़ा अंतर यही है इनमें कि क्लोथ्स किसे कहेंगे और क्लोथ किसे कहेंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं कि कपड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक कपड़े कुछ ऐसे होते हैं जो हम सिलाकर पहनते हैं, जैसे मेरा ये शर्ट है तो इसको मैंने क्या किया है, सिलाया हुआ है, डायरेक्ट कपड़ा नहीं पहन रखा है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि हमारा कुछ चारपाई होती है तो उस पर जो बेडशीट होती है, जो ऊपर हम चादर वदर कह सकते हैं, टेबल पे जो टेबल शीट होती है, तो दोस्तों ये भी एक प्रकार का कपड़ा है। तो कहते हैं कि ये क्लोथ्स मैंने सेंटेंस क्या लिखा, राजू वॉशेज हिज क्लोथ्स एवरी संडे, राजू अपने कपड़े वो प्रत्येक संडे को क्या करता है, धोता है। तो इसका मतलब है जो कपड़े पहन रहा है उन कपड़ों को धोता है। तो ये कपड़े कौन से हो गए, सिले हुए कपड़े। कौन से हो गए, सिले हुए। और ये जो क्लोथ है इसका प्रयोग करेंगे तो ये होंगे बिना सिले हुए। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो आप ध्यान रखें इनका प्रयोग में कि कौन से का कहां प्रयोग है वो कहां होगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो रिपीटेड है और रूटीन वर्क को दिखाते हैं। जैसे मैं कहूं कि श्याम स्लीप्स, श्याम स्लीप्स, श्याम सोता है डेली विथ हिज ग्रैनी। श्याम स्लीप्स डेली विथ हिज ग्रैनी, मतलब श्याम है वो सोता है डेली रोजाना विथ हिज ग्रैनी, मतलब अपनी दादी के पास में। श्याम है वो प्रतिदिन अपनी दादी के पास में सोता है, मतलब ये भी क्या है, एक रूटीन वर्क है, वो प्रत्येक दिन क्या करता है, अपनी दादी के पास में सोता है। तो दोस्तों इसी को हम एक रूटीन वर्क मानते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और हो सकता है, द डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट एवरी डे, मतलब जो डॉक्टर है वो प्रतिदिन है वो पेशेंट के पास में जाता है। तो दोस्तों ये भी एक डॉक्टर का क्या है, एक रूटीन वर्क है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्क भी होते हैं जो कि रूटीन में होते हैं या जो परमानेंट होते हैं, या जिनको एक रूटीन वर्क मतलब हर एक फिक्स टाइम के बाद में उनको करना जरूरी होता है। जैसे मैं कहूं कि राजू वॉशेज हिज क्लोथ्स एवरी संडे, वो प्रत्येक संडे को क्या करता है, कपड़े धोता है। आई गो टू स्कूल डेली, मतलब स्कूल जाने को जो काम है। तो दोस्तों आप कहोगे
कि स्कूल है, मैं संडे को स्कूल नहीं जाता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप संडे को तो नहीं जाते, तो संडे को नहीं जाने का मतलब क्या हुआ? संडे को क्या है, आपका ऑफ रहता है। आप कहोगे कि मैं डेली नहीं जाता, और मैंने यहाँ डेली कह दिया। तो दोस्तों संडे का नहीं जाने का मतलब क्या है, आप 1 से लेकर 6 दिन तक जाते हैं और 7वें दिन है नहीं जा रहे। तो दोस्तों हर बार क्या होता है, आपकी हर बार क्या संडे को छुट्टी होती है, मतलब वापस सेकंड जो वीक आएगा उसमें भी 1 से 6 जाओगे, 7वें दिन नहीं जाओगे। तीसरा सप्ताह उसमें भी 1 से 6 दिन जाओगे और 7वें दिन नहीं जाओगे। तो दोस्तों आपको पता चला कि ये भी क्या है, एक रूटीन वर्क है, ये एक रिपीटेड वर्क है, मतलब रिपीट हो रहा है कि आप प्रत्येक संडे वो नहीं जा रहे। इसीलिए दोस्तों इसको क्या माना गया है, एक रिपीटेड और एक रूटीन वर्क। तो दोस्तों हमने सबसे पहले सीखा था कि ऐसे क्या होता है, ऐसे नहीं होता है सेइंग या प्रोवर्ब, जिन कथन और कहावतें हैं उनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का होता है, रूटीन और रिपीटेड वर्क होते हैं उनका भी प्रयोग है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। अब जानते हैं एफ। तो दोस्तों अब हमारे सामने नंबर 4 है फैक्ट। फैक्ट को हिंदी में आप सबको पता है तथ्य कहते हैं। कुछ मतलब ऐसे तथ्य होते हैं जो कि सत्य होते हैं। तथ्य हमेशा क्या होते हैं, सत्य होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर ये समझ में आता है तो आपको इस वीडियो को लाइक तो करना ही चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लाइक का उल्टा क्या होता है आपको पता है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे जरूर बताएं कि इसमें कुछ गलत क्या लग रहा है आपको, ताकि मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट ला सकूं। तो दोस्तों फैक्ट की बात की जाए तो फैक्ट है वो कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि एमएफ है, जीएफ है, एचएफ है, एसएफ है, एचएफ2 है, एसएफ2 है। इतने फैक्ट की बात करेंगे कि फैक्ट भी है वो इतने प्रकार के हो सकते हैं। तो दोस्तों आप जीएफ का नाम सुनते ही कुछ अलग सोचने लगते हैं, तो आप अपना दिमाग को ज्यादा न लगाएं। जीएफ का मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। सबसे पहला है एमएफ। एमएफ का मतलब होता है मैथमेटिकल, मतलब जो गणितीय जो तथ्य होते हैं, मैथमेटिकल। एमएफ की बात की जाए तो मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे भी तथ्य होते हैं गणित के, जैसे मैं कहूं टू, अभी हमने यूनिवर्सल ट्रुथ में भी पढ़ा था, टू एंड टू मेक फोर। तो दोस्तों हम कहते हैं कि टू एंड टू मेक फोर, मतलब 2 और 2 4 होते हैं। ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है और जो कि सत्य भी है। तो दोस्तों हम क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी भी तथ्य गणित में तथ्य होते हैं जिनको हम सार्वभौमिक रूप से सत्य मान सकते हैं, क्योंकि आप विश्व में कहीं भी चले जाएं 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैं आपके सामने एक और सेंटेंस लिख सकता हूं कि मतलब एक वर्ग के वो 4 भुजाएं होती है कि ए स्क्वायर SQUA स्क्वायर हैज ए 4 साइड्स। तो दोस्तों आप क्या देखते हैं कि एक वर्ग के 4 भुजाएं होती है। ये भी आप इस विश्व में कहीं भी चले जाएं, ये आपको सब जगह यही देखने को मिलेगा कि जो एक स्क्वायर होता है उसमें क्या होती है, उसके 4 भुजाएं होती है। तो दोस्तों हमने जाना किसके बारे में, एमएफ के बारे में। एमएफ का मतलब होता है, मतलब है मैथमेटिकल फैक्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं जीएफ की। तो जीएफ का पूरा नाम क्या है, जियोग्राफिकल फैक्ट। तो दोस्तों आप जानते होंगे मतलब भौगोलिक जो तथ्य होते हैं, भौगोलिक। इसके सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस हो जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो आप कह सकते हैं कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये क्या है, एक जियोग्राफिकल फैक्ट है जो कि सत्य है। इसके अलावा बात की जाए, ये होगा जीएफ। एचएफ की बात की जाए तो इसका मतलब हो जाएगा एचएफ यानी ऐतिहासिक, या इतिहास की जो घटनाएं होती है उनकी बात कर रहा हूं मैं, ऐतिहासिक। एचएफ मतलब मैं कह सकता हूं समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, समुद्रगुप्त को है वो भारत का नेपोलियन है, वो कहा जाता है। ये क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं एक और कह सकता हूं कि इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947। ये भी क्या है, एक ऐतिहासिक तथ्य है, एक हमारे इतिहास का एक फैक्ट है जो कि हमारे सामने है। इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947, मतलब है वो भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कब की थी, 1947 में। तो दोस्तों ये क्या है, एक एचएफ है, मतलब एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब बात की जाए एसएफ की, एसएफ का मतलब होगा साइंटिफिकल फैक्ट। तो मैं इनका एक एक सेंटेंस ही रख रहा हूं, बाकी को मिटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड पर जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी। तो इस एसएफ की बात की जाए तो इसका हो जाएगा वैज्ञानिक तथ्य।
कुछ वैज्ञानिक तथ्य ऐसे होते हैं जो कि सार्वभौमिक रूप से कुछ नहीं, वैज्ञानिक तथ्य कितने भी हो वो क्या है, सार्वभौमिक रूप से क्या होते हैं, सत्य होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इन्हें साइंटिफिक फैक्ट कहते हैं। हम कहें कि वाटर यानी पानी, वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो पानी है वो उबलता है कब, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो दोस्तों ये क्या है, साइंटिफिकल फैक्ट है। इसके अलावा भी मैं कह सकता हूं कि वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको भी पता है कि जो वाटर है कंटेन्स यानी बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप सबको पता होगा कि पानी है वो किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो ये भी क्या है कि एक आपकी साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है जो कि सत्य है। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट भी है वो प्रेजेंट सिंपल में काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा आगे की बात की जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबसन, मतलब कि जो ऑक्सीजन है वो सहायता करता है किसमें, कंबसन यानी दहन में या जलने में। ऑक्सीजन है वो जलने में सहायता करता है, ये एक बिल्कुल सत्य फैक्ट है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि सत्य होते हैं। ऐसे फैक्ट को हम कौन से टेंस में काम में लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब बात की जाए HF2 की, तो इसमें होता है HF2, हमने HF ले लिया, ये था ऐतिहासिक, और ये HF2 है हमारे सामने हैबिट यानी आदत। कुछ मतलब आदत ऐसी भी होती है जो कि मतलब है लगातार हम उस आदत को है वो करते रहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं जो हैबिट दिखाता हूं, आदत दिखाता हूं, जैसे मैं कहूं कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, मतलब कि जो कुत्ते हैं बार्क करते हैं यानी भौंकते हैं, एट यानी पर द स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर। जो कुत्ता है वो अजनबी व्यक्ति पर क्या करता है, भौंकता है। ये उसकी एक क्या है, आदत है। तो हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार का जो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा, गणितीय सत्य हो, जियोग्राफिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, साइंटिफिकल फैक्ट हो, और चाहे कोई हैबिचुअल फैक्ट हो जो जिसे हम आदतन कहते हैं, आदतन। अब हम बात करते हैं SF2 की। तो SF2 में हम क्या लेते हैं, इसका मतलब है स्पिरिचुअल फैक्ट, मतलब कुछ आध्यात्मिक सत्य, मतलब जो हम कहते हैं कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान जन्म नहीं लेते, गॉड डजंट टेक बर्थ। तो हमने दोस्तों क्या जाना कि स्पिरिचुअल फैक्ट मतलब कुछ आध्यात्मिक फैक्ट भी होते हैं कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते। तो दोस्तों ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या जाना कि जो इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है कहां किया जाता है, सबसे पहला था सेइंग या प्रोवर्ब, जिसे हम कथन और कहावतें कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रस्ट मतलब सार्वभौमिक सत्य। नंबर 3 था रिपीटेड या रूटीन वर्क, और नंबर 4 था फैक्ट। फैक्ट में हमने पढ़ा मैथमेटिकल फैक्ट होते हैं 2 and 2 मेक 4, GF द अर्थ मूव्स राउंड द सन, HF हिस्टोरिकल फैक्ट हो गए, समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, HF हो गया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन हेल्प्स द कंबसन, मतलब ऑक्सीजन है वो किस में सहायता करता है, दहन में। HF2 की बात की जाए तो ये था डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, मतलब कोई आदतन काम करते हैं। और SF2 गॉड डजंट टेक बर्थ, मतलब कोई आध्यात्मिक तथ्य हो, आध्यात्मिक कुछ आध्यात्मिक तथ्य हो जो कि हमारे धर्म से संबंध रखने वाले हो, कुछ आध्यात्मिक। तो दोस्तों स्पिरिचुअल फैक्ट भी बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस भी हमें कौन से टेंस में लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या जाना कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ प्रेजेंट सिंपल के यूज है जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों इसके अलावा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ कोई ऐसे भी हो जिसे परमानेंट अरेंजमेंट हो, परमानेंट अरेंजमेंट के सेंटेंस को भी दोस्तों हम किस में लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल में लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस है द रोड रन्स यानी जाती है फ्रॉम जयपुर टू कोटा। अब दोस्तों यहां इज रनिंग क्यों नहीं आया, इज रनिंग। यहां दोस्तों कुछ
टाइम क्लूज होता तो हम यहाँ इज रनिंग ले सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है, द रोड रन्स फ्रॉम, यहाँ वो रनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो दौड़ रही है, दौड़ नहीं रही है, मतलब द रोड रन्स फ्रॉम जयपुर टू कोटा। ये क्या है, अगर कोई कंटिन्यूस एक्शन होता है, कंटिन्यूअस, तो दोस्तों हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस एक्शन है वो एक समय पर शुरू होकर एक निर्धारित समय के बाद में क्या होते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन ये रोड, जो ये सड़क है, क्या कभी समाप्त होगी? तो नहीं होगी, बहुत लंबे समय तक क्या होगी, ये एक क्या है, परमानेंट अरेंजमेंट है, मतलब एक व्यवस्था है जो कि काफी लंबे समय तक चलेगी। मतलब हम क्या कहते हैं, द रोड रन्स फ्रॉम जयपुर टू कोटा, मतलब ये रोड है वो जाती है जयपुर से कोटा तक। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा एक अरेंजमेंट है, इसलिए दोस्तों ये कंटिन्यूस एक्शन नहीं होगा, इसमें रनिंग नहीं आएगा, इज रनिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, रन्स आएगा, क्योंकि ये एक क्या है, अरेंजमेंट है। हम ये कहते हैं कि राम इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा, मतलब राम है वो दौड़ रहा है या भाग रहा है, तो दोस्तों वो अलग बात थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस रोड की बात कर रहे हैं, इस सड़क की बात कर रहे हैं। सड़क कभी है वो रनिंग नहीं कर सकती, रन्स कर सकती है, मतलब ये जाती है। रन का मतलब भागना भी होता है, दौड़ना भी होता है और जाना भी होता है। तो दोस्तों यहाँ रन का मतलब क्या है, जाना, मतलब द रोड रन इन जाती है फ्रॉम जयपुर टू कोटा। अब बात की जाए, शी लाइव्स विथ हर हस्बैंड इन जापान। अब दोस्तों यहां आप कहोगे कि यहां इज लाइविंग क्यों नहीं आया, इज लाइविंग क्यों नहीं आया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शी इज लाइविंग मतलब वह रहती है या रह रही है। शी इज लाइविंग का मतलब क्या है, वह रह रही है विथ हर हस्बैंड इन डेज। ये सेंटेंस तो सी हो सकता था, लेकिन यहां क्या है, यहां कोई टाइम क्लूज नहीं आया। और हमने अभी क्या बात की, अगर कोई आईएनजी फॉर्म आती है उसका मतलब होता है कोई कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस कोई एक्शन हो रहा है, और कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए हमें टाइम क्लूज की वो आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें मैं कहूं कि शी इज लाइविंग, वह रह रही है अपने पति के साथ में, इन जापान, वह अपने पति के साथ में जापान में रह रही है। तो दोस्तों रह रही का मतलब है कोई टाइम क्लूज नहीं है। अगर मैं कह दूं कि वो इन दिनों रह रही है, तो इन दिनों का मतलब तो हो गया कि वो इससे पहले नहीं रहती थी, मतलब वो परमानेंट नहीं रहती थी। और ये केवल इसमें टाइम क्लूज नहीं आया, नहीं तो इसने ये कहा कि मैं एक माह से रह रही हूं, ये नहीं कहा कि मैं एक साल से रह रही हूं, केवल इसने ये कहा कि वह रहती है विथ हर हस्बैंड इन जापान में, मतलब वह अपने पति के साथ में जापान में रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से जापान में निवास करती है। इसलिए ये दोस्तों कंटिन्यूअस एक्शन नहीं होगा, ये होगा कि वह रहती है विथ हर हस्बैंड इन जापान। अगर दोस्तों यहां ये आता कि शी इज लाइविंग विथ हर हस्बैंड इन डेज, मतलब इन दिनों रहती है या इन सालों में रहती है, तो दोस्तों यहां इज लाइविंग है वो आ सकता था, नहीं तो नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि परमानेंट अरेंजमेंट के कोई रेगुलर कोई अरेंजमेंट या व्यवस्था को दिखाए, उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का है वो हम प्रयोग कर सकते हैं। अब बात की जाए प्लान्ड एक्शन, नियोजित कार्य। प्लान ये होता है हम एक नियोजित तरीके से पूर्ण योजना बनाकर पहले से योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करें, तो ऐसे कार्यों को भी दोस्तों किस में लेते हैं, हम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे मैं कहूं कि माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, मतलब मेरे पिताजी है वो अगले महीने वो क्या होंगे, सेवानिवृत्त होंगे या रिटायर होंगे। तो दोस्तों ये क्या है, एक हमारा प्लान है, ये हमारा एक नियोजित कार्य है। तो दोस्तों इसके अलावा भी कुछ सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस रखूं कि आप कहो कि द पीएम विजिट, मैं यहां विजिट लिख रहा हूं, क्या गलती है आपको बताना कमेंट में। द पीएम विजिट, सेंटेंस चेंज करते हैं हम, चलो कोई नहीं, द पीएम विजिट जयपुर टुमारो। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री है विजिट करेंगे जयपुर टुमारो, मतलब कल है वो जयपुर जाएंगे। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि द पीएम है वो सिंगुलर है, तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, विजिट नहीं आएगा, विजिट्स आएगा। आपने कमेंट में लिखा है नहीं लिखा है वो आप ही जानते हैं, अगर आपको पता होता तो आप जरूर लिखते। तो द पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो, विजिट नहीं आएगा क्योंकि पीएम है वो एक सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, जो कि हमने एस लगा के इसको सिंगुलर बनाया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा
कि द पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो। तो दोस्तों हम क्या कहते हैं, ये भी एक इसका क्या है, प्रधानमंत्री का क्या एक प्लान है, एक नियोजित कार्य है कि हाँ हम कल है वो जयपुर जाएंगे, इतनी बजे के बाद में हम जोधपुर जाएंगे, उसके बाद में जैसलमेर जाएंगे, उसके बाद में बीकानेर जाएंगे और बाद में मेरे घर में आएंगे। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये एक प्रकार का नियोजित कार्य जिसे हम प्लान्ड एक्शन कहते हैं। तो कोई भी अगर प्लान्ड एक्शन है तो दोस्तों उसको हम किस में लेंगे, ये हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम आएगा। इसके अलावा भी दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ यूज है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कोई जन्मजात गुण हो, जैसे मैं कहूं, तो दोस्तों कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इनहेरेंट क्वालिटीज को दिखाते हैं। इनहेरेंट क्वालिटीज का मतलब होता है जन्मजात कोई आपकी आदत हो, जन्मजात गुण हो। जैसे मैं कहूं कि ए मदर मतलब एक माता, लव्स यानी प्रेम करती है, हर चिल्ड्रन, हर मतलब ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन मतलब एक माता है वो अपने बच्चे से प्रेम करती है। या मैं कहूं कि पेरेंट्स लुक आफ्टर, पेरेंट्स लुक आफ्टर, पेरेंट्स मतलब जो माता पिता है लुक आफ्टर्स आवर चिल्ड्रन, मतलब क्या है, माता पिता है वह अपने बच्चों की है वो देखभाल करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सॉरी ये आवर चिल्ड्रन नहीं होगा, यह देयर चिल्ड्रन होगा। मतलब पेरेंट्स लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और देयर यानी अपने, और चिल्ड्रन यानी बच्चों की, मतलब पेरेंट्स है वह अपने बच्चों की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। ये उनका एक जन्मजात गुण होता है। और ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन मतलब एक माता है वह अपने बच्चे से क्या करती है, प्रेम करती है। ये भी एक उसका क्या है, जन्मजात गुण होता है। इसके अलावा भी दोस्तों हम कह सकते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करता है। जैसे कि नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव इंपेरेटिव मतलब नकारात्मक आदेशात्मक, नकारात्मक जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं जिसमें हमें नहीं का प्रयोग भी करते हैं और कुछ हम आगे वाले को दो मतलब आदेश भी देते हैं। जैसे मैं कहूं डोंट मेक ए नॉइज, मतलब शोर न करें। मैं कह दूं कि डोंट स्टैंड अप, डोंट स्टैंड अप मतलब खड़ा नहीं होना है। डोंट गो देयर मतलब वहां न जाए। तो दोस्तों इस प्रकार के कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, मतलब उनको मना भी करते हैं और आदेश भी देते हैं। मतलब डोंट मेक ए नॉइज मतलब शोर न करें, डोंट स्टैंड अप मतलब आपको खड़ा नहीं होना है, डोंट गो देयर मतलब आप वहां नहीं जाएं। इस प्रकार जो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो दोस्तों इनका भी प्रयोग है प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो हम कहते हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसमें कुछ फिक्स एडवर्ब होते हैं। जैसे कि एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, समटाइम्स, या हम कहें कि ऑलवेज या ऑफ्टन, स्केरली, रेयरली, इस प्रकार के कुछ एडवर्ब होते हैं। तो इन एडवर्ब के माध्यम से भी हम इन सेंटेंस के है वो पहचान कर सकते हैं। या हम कहें कि कुछ कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। तो दोस्तों इनके बारे में आज वीडियो काफी लंबा बन चुका है, तो एक तो हम एडवर्ब के बारे में और एक कंडीशनल सेंटेंस के बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसके बाद में भी जो वीडियो आएगा उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और घर पर रह के अच्छी तैयारी कीजिए ताकि जैसे ही कोई एग्जाम आए उस एग्जाम की जो पेपर की खोपड़ी है उसमें छेद है वो किया जा सके, क्योंकि पेपर की खोपड़ी में छेद किए बगैर हमें पास है वो नहीं होंगे। तो आपको जी जान लगाकर अच्छे से वो तैयारी करनी है और अपनी तैयारी के ऊपर मतलब 4 चांद लगा दो कि आप एग्जाम में बैठते आपको लगे इनका इतना आपका कॉन्फिडेंस हो कि हाँ सारे प्रश्न है वो मुझे आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।